आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो क्या आज हमारी क्लास अंधेरे में होने वाली है? नहीं। वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट्स। मैं यज्ञदेव सिंह, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका बड़ा भाई। मेरा काम है आपके अंदर मैथमेटिक्स के डर को खत्म करना और मैथमेटिक्स के हार्ड कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से समझाना। आज का टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन। सबसे पहली बात, ये बेटा क्लास 8th मैथ्स में नहीं है सिर्फ, ये बेटा 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सभी में काम आएगा। 12th क्लास तक ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैथमेटिक्स के अंदर जो डर है ना बेटा मैथमेटिक्स को लेके, वो उसका मेन रीजन है कि आपका बेसिक वीक होता है। तो बेटा उस बेसिक में ये फैक्टराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसको खत्म करते हैं। चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, टॉपिक पहले से पढ़ रखा है, रिवाइज कर लेंगे, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन को करेंगे, और नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर क्लास आपके लिए है। आओ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, फैक्टर। देखो भाई, फैक्टराइजेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है, फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फैक्टर को कि भाई ये फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो बेटा फैक्टर इज अ नंबर और एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर और एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। मतलब फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, या फिर एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो दूसरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है। जैसे कि बेटा अगर मैं लिखता हूं 12 के फैक्टर्स, मतलब ये नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने बोला 15 के फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर देखो जो 15 को डिवाइड कर देंगे। जैसे 1, 3, 5, 15, ये ऐसे नंबर है जो 15 को डिवाइड कर देंगे। मतलब ये है फैक्टर्स। क्या है बेटा? फैक्टर्स। ठीक है। और एक टर्म लिखी मैंने, एक्सप्रेशन लिखी x²y। अब मैंने बोला x²y जो है उसको क्या क्या टर्म डिवाइड कर देंगी बेटा? इसे x से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा, x² से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, y से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, x² y से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। मतलब दीज आर द फैक्टर्स। ये क्या है? फैक्टर्स। तो फैक्टराइजेशन समझने से पहले हमने फैक्टर का मतलब समझ लिया कि फैक्टर एक ऐसा नंबर या एक्सप्रेशन होता है जो किसी दूसरे नंबर या एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड करता है। समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं टॉपिक के नाम पे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक के नाम पे कि भाई टॉपिक क्या था? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा? फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी नंबर को, लाइक 15 है तो हम किसी भी नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जिससे उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट करने से वो नंबर आए। मतलब जैसे नंबर था 15 तो 15 को लिखा 3 5 जा 15, और बेटा 3 और 5 क्या है इसके? फैक्टर्स है, और इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है। मतलब सीधी सी बात है भाई, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर। एक नंबर को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल समझ लो। जैसे लिखा है 6, तो 6 को लिख सकते हैं 2 3 जा 6 एंड दीज आर द फैक्टर्स। तो फैक्टराइजेशन का मतलब है, फैक्टराइजेशन का मतलब है क्या? कि किसी भी नंबर को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करे ताकि उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट ये नंबर आ रहा हो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। और पूरे वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, पूरी डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं। बट बेसिक बात समझ आ गई फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में अगर समझे फैक्टराइजेशन का मतलब तो क्या होगा? ब्रेकिंग इनटू मल्टीप्लिकेशन। किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन को ब्रेक कर दो इनटू मल्टीप्लिकेशंस में, मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म आएगी, तो वो एक्सप्रेशन आएगी। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्लियर है? आ जाओ भाई। ठीक है, अब अगला बेटा टॉपिक देखो, मतलब इसी टॉपिक में अगली बात क्या पढ़नी है? हाँ जी, टुडे क्लास टॉपिक। आज के टॉपिक क्या होने वाले बेटा? ये देख लो, ये आज के टॉपिक बेटा एकदम शानदार है। आज का टॉपिक बेटा, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया भी था पहले इंट्रो में कि भाई क्लास 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th मैथ्स में फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, 8th क्लास में तो पूरा चैप्टर है फैक्टराइजेशन, बाकी एक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, चाहे आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में क्या क्या पढ़ना है अपने को भाई? सबसे पहली बात, फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने खुद देख लिया, दो टाइप बताए मैंने, नंबर्स का और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। नंबर्स में कुछ नहीं, सिंपल सा पढ़ना है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन हमें कितने टाइप से पढ़ने हैं? 4 टाइप के क्वेश्चन, 4 तरीके से हमें पढ़ना है बेटा। ठीक है, आज का टॉपिक बेटा आग लगा देगा।
बहुत ही मस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा लास्ट तक बेटा। देखो सबसे पहले नंबर्स का फैक्टराइजेशन बेटा एक तरीके से आपको सिखाई दिया। मैंने बोला 15 का फैक्टराइजेशन करो, आप बोलोगे 3 5 जा 15, ठीक है, समझ आया। मैंने बोला 18 का फैक्टराइजेशन करो, अब बोलोगे 18 का फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 3, समझ आया। नंबर्स के फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि उस नंबर को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर देना और उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर वो नंबर आएगा। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। सिंपल चीज थी। हमें मेन बेटा ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की में को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, सबसे पहला मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। बेटा कौन सा मेथड है, कॉमन फैक्टर मेथड। अगला फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग या रीग्रुपिंग, ग्रुपिंग करके किस तरीके से फैक्टराइजेशन होता है। और बेटा थर्ड है यूजिंग आइडेंटिटीज, हम फॉर्मूले का यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। और लास्ट में है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये 4 बेटा टॉपिक आपको लाइन वाइज करके पढ़ाए जाएंगे और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इन 4 टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए भाई क्या, हाउ टू टेक कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं भाई, कॉमन कैसे लेते हैं बेटा, इट्स टू सिंपल, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। ये सिंपल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हमें कॉमन लेना नहीं आएगा तो हम किसी भी मेथड को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो बेटा ये सिंपल वाली चीज को समझते हैं। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा बेटा 12 और मैंने यहाँ पे बेटा एक नंबर लिखा 15। मैंने बोला इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बताओ, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला कॉमन फैक्टर बताओ, तो आप बोलोगे कि भाई ऐसा कौन सा टेबल है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हैं, तो बेटा ये दोनों 1 के टेबल में आते हैं, हाँ जी आते हैं, और साथ में 3 के टेबल में भी आते हैं, तो हम लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा जो कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसा नंबर ढूंढो, ठीक है, सॉरी ऐसा, हाँ ऐसा नंबर ढूंढो जिसके टेबल में दोनों आते हैं। और बेटा देखो जैसे 35 25 लिखा मैंने, तो ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हैं बेटा क्या है 5 के टेबल में 35 भी है और 25 भी है। तो नंबर में कॉमन कैसे लेना है, मैंने अभी आपको सिंपल से समझाया। आपको दोनों नंबर को देखना है और टेबल ढूंढना है कि किसके टेबल में दोनों आते हैं, वो हाईएस्ट टेबल देखना है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देखो 12 और 18 है, ठीक है, 12 और 18 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, बट आपको लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें 6। 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 3 के टेबल में भी दोनों आते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 6 है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 6। तो बेसिक नंबर्स का समझ आ गया कि भाई जब कॉमन लेना होगा तो लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा टेबल लेंगे जिसमें दोनों आते हैं, ठीक है। आ जाओ समझो, ये नोट नहीं करना था, बस समझना था। अब कॉमन कैसे लेते हैं समझो। मैंने यहाँ पे टर्म लिखी 12x² प्लस 15x की पावर 3। मैंने बोला इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो सबसे पहले भाई, सबसे पहली बात 12 और 15 किसके टेबल में आते हैं, सोचो सोचो सोचो, 1 मिनट बस, ठीक है, हाँ जी। 12 और 15 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, कॉमन ले लिया। अब x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 2, और यहाँ x की पावर कितनी है 3, तो बेटा दोनों में से कॉमन क्या आएगा x की पावर 2। यहाँ पे ये बात समझनी है, क्या बोला मैंने, कॉमन कैसे लेते हैं, टॉपिक है कॉमन कैसे लेते हैं। तो मैंने नंबर्स का सिखा दिया। नंबर्स में आपको एक ऐसा टेबल देखना है जिसमें दोनों आते हो, बड़े से बड़ा वो टेबल ले लिया। आगे मैंने बोला x की पावर 2, x की पावर 3, तो बेटा छोटी पावर कौन सी है, x की पावर 2 है ना, तो x की पावर 2 कॉमन ले लिया। अब सुनो 3 हमने बाहर ले लिया। अब 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, ठीक है। 3 हमने ले लिया, तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में। और x की पावर 2 थी, x की पावर 2 थी, x की पावर 2 थी, मतलब 2 बार x था और वो बाहर चला गया, प्लस की जगह प्लस। बेटा 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, ठीक है भाई। अब बेटा x की पावर कितनी थी 3, हमने 2 बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचा है सिर्फ 1, तो क्या आंसर आया 3x² ब्रैकेट में 4 + 5x। मतलब हमने इस टर्म को, ध्यान से सुनो, इस टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया और ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ध्यान से सुनो, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे के सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। मतलब दिस इज फैक्टराइजेशन, दिस इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यही तो होता है,
क्या कि भाई किसी भी एक्सप्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना या उससे ज्यादा पार्ट में ब्रेक कर देना और उनका प्रोडक्ट ये नंबर आ रहा हो, दिस इज द फैक्टराइजेशन। बट मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूं, हाउ टू टेक कॉमन, कॉमन किस तरीके से लेते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 16x की पावर 2y माइनस 12x y की पावर 4। अब आ जाओ भाई, सबसे पहले नंबर में 16 और 12 किसके टेबल में आते हैं भाई, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों आते तो 2 के टेबल में भी है। बट मैंने क्या बोला कि जब नंबर्स होंगे बच्चों तो हमें लेना है सबसे बड़ा वाला टेबल, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला टेबल ले लिया। आगे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो बेटा पावर देते हैं छोटी वाली कॉमन। देखो नंबर्स में से बड़ा टेबल बट x और y की पावर में छोटी पावर। अब यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 4, तो y की पावर 1 कॉमन आ गई। अब सुनना, 4 के टेबल में 16 कितने बार में आता है, 4 बार में, 4 4 जा 16। अच्छा x की पावर कितनी थी, 2, एक x बाहर चला गया तो एक अंदर बचा है। y की पावर तो 1 थी, बाहर ही चला गया तो y तो बचा ही नहीं, माइनस की जगह माइनस। बच्चों 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में। x 1 था, बाहर चला गया, y की पावर 4 थी, एक बाहर गया, अंदर 3 बचे, हो गया, कॉमन ले लिया हम लोगों ने। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो बेटा, ठीक है, आपका सबसे मेन टॉपिक है फैक्टराइजेशन, ये बात समझ में आ गई। अगर आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, ये जो कंफ्यूजन होती है ना कि भैया क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड लगाना है, कुछ बच्चों को ये सारे मेथड सुन रखे होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमें कैसे पता चलेगा, जो कंफ्यूजन है भाई इसको दूर करने के लिए पूरा लेक्चर देखना होगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट का 10 मिनट का लेक्चर देखा उससे कोई फायदा नहीं है। लेक्चर के लास्ट में जाके आपको समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन को देख के हम कैसे पहचाने कि कौन सा मेथड लगेगा, ठीक है। हमने 4 मेथड आपको अभी बताई, नाम पढ़वाए थे कौन कौन से मेथड है। हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन जब आएगा तो कौन सा लगाना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अरे जब पता चलेगा जब सारे मेथड आपको आते होंगे, चारों के क्वेश्चंस में डिफरेंस पता होगा। तो बेटा एक ही बात है, लास्ट तक पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है, लास्ट तक पूरा लेक्चर देना है, जब आपको समझ में आएगा। अभी भाई कोई खास टॉपिक नहीं पढ़ा, ठीक है। अभी अब तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने फैक्टर समझा, फैक्टराइजेशन समझ आया, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। ये तो नंबर्स का समझ में आ गया, मेनली 4 मेथड पढ़ने वाले हैं जिसमें से अभी एक भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अभी कॉमन फैक्टर मेथड हल्का सा आइडिया लग गया है, बट अभी उसको समझाऊंगा हाउ टू टेक कॉमन, कॉमन कैसे लेते हैं समझा दिया, और इट्स सो सिंपल, सबको समझ में आ गया, सिंपल था। अब चालू करते हैं यहां से, ठीक है। पहला मेथड हो गया भाई, अपना पहला मेथड कौन सा है, कॉमन फैक्टर मेथड। अभी मैंने सिखाया आपको कॉमन लेना, क्या सिखाया, कॉमन लेना। तो जो कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करते हैं ना बेटा, कॉमन लेना ही कॉमन फैक्टर मेथड है। कॉमन लेना ही क्या है, कॉमन फैक्टर मेथड है। मतलब जब आपके सामने सवाल आएगा फैक्टराइजेशन का, ठीक है, कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहले आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे कॉमन फैक्टर मेथड। अभी और मेथड में भी सिखाऊंगा, मतलब जब सवाल आएगा तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले काम देखो कॉमन आ रहा है। भाई हमने देखा 12 और यहाँ पे 15 है, तो भाई कॉमन आ रहा है 3, यहाँ पे ए भी कॉमन आ रहा है, बी भी कॉमन आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉमन आ रहा है तो कॉमन फैक्टर मेथड लगाओगे, मतलब कॉमन लोगे। कैसे कॉमन लेंगे, दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 लिख लिया, ठीक है। 12 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 लिख लिया। उसके बाद आ जाओ ए पे, ए की पावर कितनी है 2, ए की पावर कितनी है 2, और यहाँ पे ए की पावर 1 है। अच्छा ठीक है, तो बेटा पावर क्या कॉमन लेते हैं, छोटी पावर। नंबर्स में हम देखते हैं बड़ा टेबल, बट ए और बी और एक्स वाई जेड की क्या लेते हैं पावर, जो छोटी पावर होती है। तो यहाँ पावर 2, यहाँ पे पावर 1, तो कॉमन आया ए की पावर 1। अब आ जाओ बी पे, यहाँ पे बी की पावर 1, यहाँ पे बी की पावर 2, तो कॉमन आया बी की पावर 1, ठीक है। इस बात को माइंड में सेव कर लो कि बेटा एक्स वाई जेड में छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। अब देखो क्या होगा, 3 मैंने ले लिया। अब सुनो, 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, ठीक है भाई। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में। ए की पावर कितनी थी 2, ए की पावर थी 2, एक हमने बाहर ले लिया तो अंदर एक ए बचा है। बी तो एक ही था, बाहर आ गया, प्लस का प्लस। अब 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है भाई, 5 बार में आता है। हाँ जी, 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। ए की पावर 1 थी, बाहर चला गया। बी की पावर 2 थी, बी की पावर 2 थी, एक बाहर गया, एक अंदर बचा है। कॉमन फैक्टर मेथड से फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। समझ आए, कॉमन फैक्टर मेथड क्या है भैया, कॉमन ले लो और 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, दिस इज कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन लेना मैंने आपको अभी यहां भी सिखाया था। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है भाई, ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है, अभी समझ आ जाएगा कि भाई हमें समझ आया नहीं आया। पहले क्वेश्चन में कम समझ आया, अगले में समझ आएगा। अब सुनो, जिन बच्चों को ये मेथड पहले से आता है,
या फिर एक क्वेश्चन में समझ में आ गया बढ़िया से, भाई आप लोग आगे क्वेश्चन करते जाओ, फटाफट से आगे क्वेश्चन करते जाओ, और मैं साथ साथ में करवा रहा हूं, आंसर मैच करते जाओ कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनो, जिन्हें आता है करो, नहीं आता ध्यान से सुनना, एक और सुनो। अब 16 और 20 किसके टेबल में आते हैं? 2k में भी आते हैं, बट बड़ा नंबर क्या है? 4, तो हमने कॉमन क्या ले लिया? 4। यहां तक क्लियर है? अब साथ में z की पावर है यहाँ पे 1, z की पावर है 1, यहाँ पे पावर है 3, तो बेटा z की पावर 1, z की पावर 3, छोटी पावर क्या है? z की पावर 1, कॉमन ले लिया। 4 के टेबल में 16 कितने बार में आता है? 4 बार में, बट माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। z था वो तो बाहर आ गया, प्लस 4 के टेबल में, अब सुनना बेटा, 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है? 5 बार में। z की पावर कितनी थी? 3, और हमने कॉमन लिया है 1, तो अंदर पावर 2 बची है। आ गया आंसर। भाई जिन बच्चों का मैच कर रहा था बहुत ही बढ़िया, जिन बच्चों ने खुद से आंसर करा था ये वाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला भी मैच करो ऐसे ही। देखो भाई यहाँ पे a है, और कहीं यहाँ पे a है? नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, हमने देखा a नहीं है सब में, तो a को कॉमन नहीं लेंगे। आ जाओ भाई, ये x², इधर x है, इधर भी x है, इधर भी x है, चलो भाई कॉमन आ गया। ठीक है, x तो कॉमन आएगा, फिर y इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, मतलब मुझे x दिख रहा है सब में, और सब में दिख रहा है y। क्या दिख रहा है? y। तो मैं अब कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा? x की पावर 1 और y की पावर 1। अब देखो यहाँ पे a था, अभी भी यहीं पर है, x की पावर 2 थी, एक बाहर चला गया, एक अंदर बच गया, y था बाहर चला गया। समझ आ रहा है ना? अगले टर्म में समझो यार, x था, देखो यहाँ पे x था, हमने कॉमन ले लिया, y की पावर 2 थी, एक बाहर चलेगी, तो अंदर क्या बचेगा? b y, आगे बचेगा c z। समझे नहीं समझे? मतलब अपने को क्या करना है, जो तीनों में था ना x और y, वो कॉमन लेके सब में से हटा दिया, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा आगे आ जाओ भाई, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, y है, y है, z है, z है, z है। भाई सारे कॉमन आ रहे हैं, x भी, y भी, z भी। चलो सब में से भाई x कॉमन ले लिया, सब में से y, सब में से z, सब में से। ठीक है, x की पावर कितनी थी? 2, x की पावर 2 थी, एक बाहर गया है, तो अंदर एक तो बचेगा, y था, z था, बाहर चला गया, नहीं बचेगा। फिर x था, बाहर चला गया, y की पावर 2 है, बाहर तो एक ही गया है, तो एक बचेगा, और z बाहर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन आया क्या? x y z, और ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, तो ये फैक्टराइज हो गया। लास्ट बेटा, ठीक है, सब में देखो, पहले नंबर्स में देखो भाई, 10 18 14 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, और इधर x² है, इधर x की पावर 3, x की पावर 4, तो सबसे छोटी पावर क्या है? 2, तो मैंने x की पावर 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5। 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 9, और ये 7। समझे नहीं समझे? ठीक है, देखो ये जो टॉपिक्स है ना बच्चे, क्वेश्चंस के थ्रू समझोगे। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ समझाया, क्लियर हो गया, ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बट फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन की जरूरत है। ठीक है, तो टॉपिक तो पहले क्वेश्चन में समझ आ गया था, कॉमन कैसे लेते हैं समझ आया, बट जब हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन करे तो हमारे अंदर क्लियरिटी आएगी भाई कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, कैसे कॉमन लेना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, अगला है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। क्या है बेटा? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, एक मेथड क्लियर हो चुका है, अगला मेथड है, पहला मेथड सबको क्लियर है? ठीक है, जिसको क्लियर है बेटा अभी पहले कमेंट में लिखो फर्स्ट मेथड क्लियर, फटाफट से अभी लिखो फर्स्ट मेथड क्लियर है, अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड क्लियर है, हाँ जी कर दिया। चलो आ जाओ भाई अगले मेथड पे, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग क्या है? अब जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो लिखा नहीं आता कि ग्रुपिंग मेथड, ये मेथड, वो मेथड, बस हमें क्वेश्चन में आएगा फैक्टराइज, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड लगाना है? तो बेटा देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता कौन सा मेथड है, हमारे सामने क्वेश्चन आया, हमने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले आप लोगे कॉमन। भाई कॉमन लो, कोई नंबर तो है नहीं सब में, इधर x है, इधर x है, इधर x है, इधर नहीं है।
तो भाई x भी नहीं है सब में y भी नहीं है, कुछ नंबर भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहली बात तो अगर यहीं पे कॉमन आ रहा होता तो सीधा कॉमन लेके आंसर आ जाता। दूसरी पहचान, ये जो ग्रुपिंग मेथड है कब लगाना है, जब 4 टर्म है। कितनी टर्म है, 4 टर्म है, क्योंकि ग्रुप इधर बनेंगे, शुरू के 2 ग्रुप और लास्ट के 2 टर्म्स का ग्रुप, इधर ग्रुप बन रहे हैं। देखो समझे नहीं समझे, तो ग्रुपिंग मेथड्स में ग्रुप बनेंगे 2-2 के, तो समझ जाना जब 4 टर्म होंगी तो यहां पर कौन सा मेथड लगेगा, ग्रुपिंग मेथड। बट ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ऐसे लगेगा। जब बेटा ऐसे 1 2 3 एक और टर्म होती, अगर डायरेक्ट कॉमन आ जाता है तो सीधा कॉमन ले दो। बट अगर कॉमन नहीं आता 4 टर्म में तो ग्रुप बनाओ, शुरू के 2 लास्ट के 2। आप समझना, देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, शुरू के 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी x इधर भी x, यहाँ पे ध्यान दो, इधर भी x इधर भी x, तो बेटा मैंने x कॉमन ले लिया। x की पावर 2 थी, एक x बाहर चला गया, एक अंदर बचा है। आगे एक x था यहाँ पे जो हमने बाहर ले लिया, तो अंदर सिर्फ क्या बचा, y। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8, दोनों में दिख रहा है 8 को कर दिया गायब, हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर की टर्म सेम है, ब्रैकेट के अंदर की टर्म क्या है, सेम। अब क्या करेंगे भाई, अब दोबारा से कॉमन ले लो, ये 2 टर्म बन गई, देखो इधर से कॉमन ले लिया, इधर से कॉमन ले लिया, 2 टर्म्स बन गई, और इसके अंदर ना मुझे x प्लस वाई सेम दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई को बेटा हमने दोबारा से यहां से कॉमन ले लिया इस टर्म से, और इस टर्म से x प्लस वाई गायब हो गया, क्या बचा इधर x प्लस 8। ठीक है, कंफ्यूजन है, दोबारा सुनो, x प्लस वाई 2 जगह था, एक जगह आ गया, बचा क्या, x प्लस 8 यहां लिख दिया, और ये फैक्टराइज हो गया। ये था ग्रुपिंग मेथड, ग्रुप बनाओ। ठीक है, समझ आया। एक और सुनो, आपसे बाकी करवाऊंगा, इसे सुनो पहले। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, दोनों के अंदर क्या दिख रहा है, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी, दोनों में से x को गायब कर दिया, बाहर ले लिया कॉमन। दोनों में माइनस है, अच्छा भाई माइनस को भी कॉमन ले लो, दोनों में माइनस है, माइनस को भी कॉमन ले लो। दोनों के अंदर है y, क्या है y को भी कॉमन ले लो। अब ये क्या है, a प्लस बी। क्लियर हुआ ना, समझ में आया बच्चों। ठीक है, माइनस भी कॉमन, y भी कॉमन, और ये दोनों सेम हो गए। और एक और बात बता दूं आपको, ये जो ग्रुपिंग मेथड है ना, ग्रुपिंग मेथड में जब आप ग्रुप बना के कॉमन लेते हो, उसके बाद में ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म सेम आनी चाहिए, ये सेम आनी चाहिए, नहीं तो ग्रुपिंग मेथड काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ना ये टर्म अलग अलग आती तो मैं कॉमन नहीं ले पाता, फैक्टराइज नहीं होता। ये तरीका है, समझ रहे, ग्रुपिंग मेथड में ये ब्रैकेट के अंदर वाला सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है भाई, मजा आ गया, a प्लस बी है, इन दोनों को यहाँ पे कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस वाई। आ गया आंसर। ठीक है, अगला ट्राई करो, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से दोनों सवाल ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से चलो करो। खाली नहीं बैठना, ट्राई करने का टाइम मिला है, फटाफट से। हाँ जी, किसी का हुआ क्या, 15xy माइनस, ठीक है। हाँ जी मेरे बच्चों, बोलो भाई, हो गया। इसमें क्या कॉमन है, पहले वाला इसे चेक करते हैं किस किसका ठीक है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में से कॉमन लिया 2 में, आपने देखा कि भैया ये 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में कॉमन ले लिया, इधर x इधर भी x कॉमन ले लिया। हाँ जी, ठीक है, दोनों में 3 में कॉमन ले लिया। एक मिनट बच्चों, ठीक है, दोनों में से 3 कॉमन आ गया, दोनों में से x कॉमन आ गया। अब 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5। x था, कॉमन ले लिया, क्या बचा, y। अब 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, x तो बाहर चला गया। ऐसी करा आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो कॉमन लेंगे 1। क्या लेंगे, 1। तो 1 ले लिया, तो 5y माइनस 2। क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2,
दोनों में सेम सेम कॉमन ले लिया, अब लेगा 5y माइनस 2। हाँ जी मेरे बच्चों, दोनों सेम सेम आने चाहिए और सेम सेम आए हैं। अब क्या बचा 3x प्लस 1। ठीक है बेटा, जिन बच्चों का क्वेश्चन का आंसर सही है बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे गजब। अगला क्वेश्चन का आंसर, इसमें से कॉमन क्या लिया 15। इधर से थोड़ा सा धोखा हो सकता है आपके साथ बेटा, ठीक है। यहां पे कॉमन क्या लिया 15p। देखो ये क्वेश्चन अलग तरीके से होगा, जैसे मैं भी बता रहा हूं सीधा कॉमन लेके, ऐसा नहीं होगा, बट हमें कैसे पता चलेगा नहीं होगा, इसीलिए हम करके देखते हैं। देखो दोनों में 15 था, कॉमन आ गया। दोनों में p था, नहीं था, अच्छा नहीं था, ठीक है। दोनों में 15 कॉमन ले लिया, क्या बचा pq प्लस 1। आगे इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो क्या ले लो 1 ले लो, 9q प्लस 25p। यही करा, कुछ बच्चों ने ऐसे करा। अब ब्रैकेट के अंदर सेम है, नहीं है सेम, तो गलत किया है। मैंने क्या समझाया था कि ब्रैकेट के अंदर का सेम यहाँ पे भी सेम x प्लस वाई सेम, तो यहाँ पे सेम नहीं आया, तो ये नहीं करेंगे। अब क्या करें भैया, भाई इसका मतलब ये है कि इन दोनों की ग्रुपिंग और इन दोनों की ग्रुपिंग से कोई फायदा नहीं है, ग्रुप चेंज करो। क्या करो भाई, 15pq, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, करके देखते हैं। ये 9q इधर आ गया और वो 15 इधर चला गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, रीग्रुपिंग कर दी। अब कॉमन लेते हैं, ठीक है, अब कॉमन लेते हैं और देखते हैं कि भाई अब क्या आ रहा है। यहां पे बेटा 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 कॉमन ले लिया, दोनों में q है, q कॉमन ले लिया। अब 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, q था बाहर चला गया, p बचा है, ठीक है। सुन रहे हो ध्यान से, देखो मैंने क्या बोला कि भाई यहां पे दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन ले लिया, यहां पे दोनों में q था, कॉमन आ गया। अब 3 3 जा 9, यहां पे दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ब्रैकेट के अंदर के सेम है क्या, चेक करो, 3 प्लस 5p सेम है, ठीक है। आपको लग रहा होगा भैया तो आगे पीछे है ना, अरे प्लस में ना a प्लस बी या b प्लस ए, एक ही तो बात है, तो दोनों सेम है और दोनों सेम है, तो समझो बेटा आपका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन तो सही था, मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। दोनों जो ब्रैकेट के अंदर थे वो सेम लिख दिए, बचा गया 3q प्लस 5। कोई डाउट किसी को, समझ में आया, ठीक है। तो अगला मेथड था फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड। अगला आ जाओ यूजिंग आइडेंटिटी। भाई आइडेंटिटी मतलब सबसे पहले फॉर्मूले, ये 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक आइडेंटिटी है बट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, या फिर a माइनस बी प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अच्छा याद है आप सब बच्चों को, अगर नहीं याद है तो होनी चाहिए। अब इसका यूज करेंगे बेटा, इनका यूज करेंगे किस तरीके से समझना, क्योंकि अगला मेथड तो यही है बेटा, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। अब सुनो, यहां पे मैंने ना क्वेश्चन लिखा 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9, ये क्वेश्चन लिखा बेटा, ठीक है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन लिखा, रुको रुको रुको, पहली आइडेंटिटी तो ये है ना, इससे स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, ए बी की जगह एक्स लिख देता हूं, ठीक है, ए बी की जगह एक्स वाई लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक बार इनको प्लस और एक बार इनको माइनस, ठीक है बेटा। पता है फॉर्मूले याद होने में और उनको अप्लाई करके क्वेश्चन करने में डिफरेंस है। सिर्फ याद करने से आपके क्वेश्चन होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, फॉर्मूले याद होने से सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद है, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लो क्या है इस फॉर्मूले में। पहली वाली आइडेंटिटी में क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि भैया एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आप ऐसे पहचानोगे, बोलोगे देखो दोनों पे स्क्वायर है बीच में माइनस है, ठीक है। तरीका बता रहा हूं, ऐसे देखोगे दोनों पे स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार दोनों को प्लस करो एक बार माइनस करो, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और भी लिख देता हूं यार, लाइक
पी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है यार, दोनों पे स्क्वायर है, माइनस है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को एक बार प्लस एक बार माइनस। क्वेश्चन करते हैं आवाजो, फॉर्मूला समझ आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का की आइडेंटिटी है, एक बार दोनों को माइनस करो एक बार प्लस करो, पहले प्लस वाला माइनस वाला कोई सा लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें कैसे अप्लाई होगी, देखो ये 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और ये एक्स वाई के भी ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने एक साथ स्क्वायर लगा दिया, और ये बेटा 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई। मैं यहाँ पे देखो अलग से लिख देता हूं, अलग से एकदम स्पेशली लिख देता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे कैसे करना है सवाल, अभी मैंने आपको बताया था बेटा क्या करना होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब एक बार इनको करेंगे प्लस और एक बार हम इनको करेंगे माइनस। समझे नहीं समझे, हो गया क्वेश्चन खत्म है। अब आ जाओ भाई यहाँ पे, ठीक है, ये समझ आया ना क्या बोला मैंने कि भाई जब अलग अलग स्क्वायर होगा माइनस होगा तो एक बार इनको प्लस एक बार इनको माइनस, खत्म। आ जाओ भाई यहाँ पे, इस पूरे नंबर पे बेटा एक बार स्क्वायर है और इस पूरे पे भी क्या है, स्क्वायर है। तो मुझको समझ में आ रही है एक बात कि भाई जब पूरे पे स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ये तो भाई मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, ये तो मैंने पढ़ाया है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस। मतलब मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो पहली टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, एक बार इनको करूंगा प्लस, क्या करूंगा प्लस, और बेटा इस पहली टर्म में से अगली टर्म क्या करूंगा माइनस, और जब माइनस करूंगा, हाँ भाई जब माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस एम माइनस एम कैंसिल, एल और एल हो गया 2l, यहाँ पे बेटा प्लस एल माइनस एल कैंसिल, एम और एम क्या हो गया 2m, जब मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 lm, आ गया अपना आंसर। क्लियर है नहीं क्लियर है, आइडेंटिटी समझ आई, अलग अलग स्क्वायर बीच में माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी करा, आ गया आंसर। हाँ जी भाई आगे बढ़ते हैं, और इसके क्वेश्चन देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं क्वेश्चन बेटा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई भैया, देखो ए की पावर 4 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, हम क्या करेंगे ए की पावर 4 को लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर, और बी की पावर 4 को क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, मैंने अभी क्या समझाया आपको कि जब दो नंबरों पे स्क्वायर होगा, क्या बोला, दो नंबर पे अलग अलग स्क्वायर होगा, बीच में माइनस होगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे देखो भाई। हाँ जी, अब इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, अंदर वाले स्क्वायर को मत देखो यार, बाहर वाले को देखो, इधर स्क्वायर बीच में माइनस है, तो मतलब एक बार इन दोनों के बीच में लिखना है प्लस और एक बार इन दोनों के बीच में लिखना है माइनस। समझ में आया, हाँ जी समझ में आया, क्या बोला मैंने, पावर थी 4, पावर थी 4, मैंने लिखा स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, ये अंदर वाले स्क्वायर को हटा दिया, ऊपर स्क्वायर दिख रहे हैं, और बेटा ऊपर स्क्वायर दिख रहे हैं, तो फॉर्मूला था जब बीच में माइनस हो तो एक बार इन्हें प्लस एक बार इन्हें माइनस। अब इसके बाद अभी आंसर नहीं आया क्योंकि मुझे दोबारा से फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर भी देखो दोनों में स्क्वायर बीच में माइनस, मतलब एक बार इनको प्लस और एक बार इनको माइनस, अब हो गया फैक्टराइज, आ गया आंसर, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या कहा था क्लास के स्टार्टिंग में, क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि कौन सा मेथड लगाना है। अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कॉमन फैक्टर मेथड, अब इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो बेटा कॉमन फैक्टर मेथड अप्लाई नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों में कॉमन ही नहीं आ रहा कुछ। अब जब कॉमन नहीं आ रहा तो आपके दिमाग में आएगा ये फॉर्मूला है, दोनों पे पावर 4 है, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्वेश्चन को करते करते आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या लगाना है, ठीक है। आ जाओ, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया, उधर वाला समझोगे इस क्वेश्चन को तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे तो अभी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के कि भाई यहाँ पे p की पावर 4 है, भैया यहाँ पर 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, क्या लिखेंगे 3 की पावर 4, समझ आया। 81 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 4, कैसे पता, क्योंकि बेटा 81 के जो फैक्टर होते हैं ना, जब आप ऐसे फैक्टर करोगे तो बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब यहाँ पर बेटा दोबारा से फॉर्मूला बन गया, देखो कैसे यार, 4 है ना पावर, 4 की चिंता नहीं है, मैं लिखूंगा स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, और अब जब बीच में स्क्वायर आ गया फिर तो भाई कोई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस स्क्वायर, मतलब एक बार इन्हें प्लस करना है, एक बार इन्हें माइनस करना है। हाँ जी समझ आ रहा है ना, एक बार इन्हें प्लस एक बार इन्हें माइनस। अब ये क्या है, पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इधर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है ना, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने बोला था अलग अलग स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार इनको प्लस और एक बार इनको माइनस, हो गया फैक्टराइज, खत्म सवाल, ठीक है। अभी आइडेंटिटी वाली
एक्सरसाइज चल रही है, मतलब आइडेंटिटी वाला टॉपिक चल रहा है, इसमें मेथड चल रहा है। अभी हमने सिर्फ पहली आइडेंटिटी के क्वेश्चन करे, पहले यहाँ पे समझी चीजों को, फिर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन करे, फिर हमने पावर 4 वाले क्वेश्चन करे, समझ में आया। अब आ जाओ अगली एंटिटी को बताते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप बोलो। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप बोलो बेटा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब सुनो बच्चे फैक्टराइज कैसे करेंगे। अब अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन लिखा है 4a स्क्वायर, अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, 12a प्लस 9, हाँ जी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और मुझे करना है फैक्टराइज। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले अब मेरा दिमाग कहेगा कि भाई सबसे पहले भैया ने मेथड पढ़ा था कॉमन फैक्टर मेथड, भाई कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब क्या करें, रीग्रुपिंग ये या फिर ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में ग्रुप बनते हैं दो दो के, यहाँ पे तो भैया 3 ही है। अब क्या करें, चलो तीसरा मेथड चलते हैं। तीसरे मेथड में भैया ने कुछ फॉर्मूले बढ़ाए, फॉर्मूले में एक ही पढ़ाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी इसमें नहीं लग रहा। अब इसमें लग रहा है बेटा दूसरा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला समझो भाई, देखो यहाँ पे ये जो 4a स्क्वायर है किसका स्क्वायर है, 2 का। हाँ जी समझ आया, मैंने क्या बोला, ये 2a का स्क्वायर है और बेटा जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में दो दो स्क्वायर मिल गए। क्या मिल गए, दो दो स्क्वायर। अब मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन को कैसे पहचानना है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इस क्वेश्चन में मुझे दो दो स्क्वायर दिख गए, ये 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, और जैसे ही मुझे दो स्क्वायर दिखे ना मेरे दिमाग में सीधा हिट मारी ये दो फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले हिट मारे बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला क्यों नहीं मारा भाई, ऊपर वाले में देखो अलग अलग स्क्वायर तो होता है बट दो ही टर्म होती है, इधर 3 टर्म है, मतलब a प्लस बी का होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से समझना, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में अपने को दो दो स्क्वायर मिल गए। अब मेरे को दिमाग में आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा माइनस का होता तो माइनस लिखा होता यार, बट यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो मतलब किसका फॉर्मूला ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे लगेगा फॉर्मूला, अब समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है भाई फैक्टराइजेशन का। तो मुझे फॉर्मूला मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में होता है 2ab, क्या होता है 2ab, तो लिखा 2, a कितना है भाई 2a, ठीक है a b कितना है 3। तो इसे देख के भाई फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ आया नहीं आया, ठीक है मैंने क्वेश्चन में दो दो स्क्वायर देखे लिख लिए, प्लस है मतलब प्लस 2ab होगा, प्लस का फॉर्मूला होगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लिखा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर, a कितना है 2a, b कितना है 3, होल स्क्वायर करा आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए अगर बेटा, तो आपको साथ में यहाँ पे बीच में ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिख के दिखा देना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। समझ आया नहीं आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे बेटा आ गए हम। अब हमने देखा ये 25m स्क्वायर किसका है, 5 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है भाई 3 का स्क्वायर है। बस अब मुझे क्वेश्चन में दो दो स्क्वायर दिख गए। अब मेरे मन में आ रहा है भाई ये कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। भाई इधर प्लस है, क्या है प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में होता है 2ab, क्या होता है 2ab, तो 2a, a कितना है ये आगे वाला 5m, b कितना है ये बाद वाला। मतलब मैं करता क्या हूं, इस क्वेश्चन को ही अलग फॉर्मेट में लिख देता हूं, अलग फॉर्म में लिख देता हूं, जिससे ये पहचाना जा सके कि ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। आ गया आंसर। होल स्क्वायर की जगह आप चाहो तो बेटा इसको 2 बार लिख सकते हो, इस तरीके से मल्टीप्लाई में हो गया फैक्टराइजेशन। समझ आया, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है इसका आंसर बताओ भाई, मैं नहीं बताने वाला, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग इसका आंसर करो, टेक योर टाइम, फिर लेकिन आंसर बताओ इसका, करो। 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। देखो भाई कोई 2 नंबर स्क्वायर दिख रहे हैं क्या आपको, कोई 2 नंबर स्क्वायर हो,
हाँ जी, अभी तक तो आंसर आ गया होगा आपका 49। ठीक है, अब आ जाओ भाई। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 36 किसका है? 6 का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2। ए कितना है? 7। बी कितना है? 6। तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो बेटा आप इसे 2 बार लिख सकते हो। खत्म। क्लियर है ना? ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि भाई आपको समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन से जो थोड़ा सा डर था खत्म हो रहा है। आ जाओ भाई आगे। यहाँ पे क्या है भाई? पावर 4 है। पावर 4 वाला कौन सा फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं पावर 4 वाला। हमने क्या करना है यहाँ पे भाई? देखो, पावर 4 है मतलब स्क्वायर का स्क्वायर। पावर 4 है मतलब स्क्वायर का स्क्वायर। है जी, है ना? तो पावर 4 भी तो किसी का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब आया ना माइनस वाला सवाल। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ए कितना है? ए स्क्वायर। बी कितना है? बी स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी का। हाँ जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ आया नहीं आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा सुनो, इतना नहीं छोड़ना, आगे और बढ़ेगा ये। अब यहाँ पे भी तो अंदर फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। फॉर्मूला बना ना, अंदर भी फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। अब स्क्वायर था तो दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, आ गया आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, स्पीड बढ़ाओ भाई थोड़ी सी। अभी एक मेथड और रह गया, सबसे इंपोर्टेंट मेथड। लास्ट तक टिकना ही बेटा सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सिर्फ बीच में गायब हो जाना थोड़ा सा देख के नहीं, लास्ट तक सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, अब आ गया फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हाँ जी बेटा, क्या? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और बेटा मैं बता रहा हूं, लास्ट में जब सारे मेथड हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो लास्ट में मैंने बेटा 1-2 क्वेश्चन स्पेशल दिए हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के हैं बेटा। वो एडवांस लेवल के हैं। 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि लास्ट में 2 क्वेश्चन स्पेशल करवाएंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझना, जब भी वो स्पेशल वाले तगड़े वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, अगर आपको सारे मेथड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, करो फैक्टराइज। टेक योर टाइम बच्चों, टेक योर टाइम लो, सोचो। चौथा मेथड नहीं पढ़ाया है ना, आप पहला फैक्टर मेथड लगाओ इसमें, कोशिश करो। सेकंड वाला मेथड लगाओ इसमें, ग्रुपिंग वाला। थर्ड वाला मेथड लगाओ, आइडेंटिटी लगाओ किसी, और ट्राई करो कि उन मेथड से हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो, सोचो, पहले मेथड से सोचो। पहले 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा भाई। बच्चों सोचो कैसे होगा, नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है, दिमाग लगा लिया। सब में से कॉमन नहीं आ रहा, ग्रुप तो बन ही नहीं रहे 2-2 के, और फॉर्मूला भी नहीं बन रहा। फॉर्मूला कब बनता है यार? जब स्क्वायर होते हैं, या तो कोई 2 किसी का स्क्वायर नहीं, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब मैंने स्टार्टिंग में वही बात बोली थी कि क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड लगाना है। समझ आ रहा है कैसे पता चलेगा? अपने को आइडिया लग जाएगा कि भाई कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा, ग्रुप भी नहीं बन रहे, कॉमन भी नहीं आ रहा। समझ जाओ क्या लगेगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या लगेगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। समझो ध्यान से, क्या करते हैं? पहली टर्म लास्ट टर्म को ऐसी छापो। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसी छापो, नोट कर दो ऐसी। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कुछ नहीं करना, ऐसी नोट करनी है। फिर अगला स्टेप है बेटा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। फर्स्ट और लास्ट को ऐसे छापना है, फिर करना मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। क्या बोला मैंने? फर्स्ट और लास्ट को ऐसे लिखो, फिर 2 3 जा 6 आया, 6 के फैक्टर ले लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये जो फैक्टर आए इन्हें करो प्लस या माइनस। क्या क्या बोला मैंने? ये जो फैक्टर आए इन्हें करो प्लस या माइनस, और बीच वाली टर्म बनाओ। तो बेटा 2 और 3 को मैं क्या करूंगा? जो 5 आए, 2 और 3 को क्या करूंगा? जो 5 आए प्लस, क्योंकि 2 और 2 प्लस 3 कितने होते हैं? 5। तो बेटा मैंने इसको कर दिया स्प्लिट। क्या कर दिया? स्प्लिट। 5x को लिख दिया मैंने 2x प्लस 3x। ठीक है, 5x को क्या लिख दिया? 2x प्लस 3x। बट बच्चे डाउट बोलते हैं, भैया एक बात बताओ, इसको स्प्लिट करना था ना, तो आप ये भी तो लिख सकते थे 4x
प्लस 1x, क्योंकि 4 और 1 भी 5 होते हैं, तो 2 और 3 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें ये जो स्प्लिट करना है, ऐसे अपने तरफ से स्प्लिट नहीं करना, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करके जो आएगा इसके जो फैक्टर है इनसे ही हमें ये बनाना है, इनसे ही बनाना है। समझ आई नहीं आए? ठीक है, अब ले लो भाई कॉमन। अब लगेगा बेटा ग्रुपिंग मेथड। अब बन गए ग्रुप, 4 हो गए ना, 4 शुरू के 2 का ग्रुप, लास्ट के 2 का ग्रुप। भाई मेथड दोनों में 2 है, कॉमन ले लिया, दोनों में 2 है, कॉमन ले लिया, दोनों में x है, कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया, x की पावर 2 थी, एक बाहर आ गई, एक अंदर बची है, 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। दोनों में बात किया में 3 दे रखा है, क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, 3 कॉमन आ गया तो बचा x + 1। बस वही मेथड चल रहा है अब तो, कि भाई देखो दोनों सेम सेम आए, मतलब हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों सेम सेम आए मतलब हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। अब इन दोनों को बेटा बाहर लिख लिया x + 1 और अंदर लिखा 2x + 3। समझ में आया ना भाई? ठीक है, क्या समझाया? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिसमें बीच के टर्म को स्प्लिट करना होता है, कैसे करते हैं फैक्टर लेके बता दिया, फिर ग्रुपिंग बना के कॉमन लेके आगे आंसर हो गया फैक्टराइज। आज जो भाई क्वेश्चन करते हैं इसके आगे, ये रहा क्वेश्चन भाई। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, फिर लास्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट के स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, p² + 6p + 8 क्या है बेटा? p² + 6p + 8। तो बेटा पहला स्टेप क्या है? बाकी भैया पहली टर्म को कलर चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा इसमें, दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, क्लियर। ठीक है, मैंने बोला पहली टर्म को और लास्ट टर्म को ऐसे ही नोट करो, फिर करेंगे पहली और लास्ट को मल्टीप्लाई। आगे तो कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं तो 1, 1 8 जा 8, 8 के फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? बीच वाली टर्म, प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, 6 है ना, देखो 2 2 जा, हाँ जी 2 2 जा 4, और नीचे क्या बचा? 2, 4 और 2 का सम कितना होता है? 6, तो लिखा 4 + 2, स्प्लिट हो गया। क्या हो गया? स्प्लिट। अब बन गए ग्रुप, क्या बन गए? ग्रुप, शुरू के 2 ग्रुप और लास्ट के 2 ग्रुप, शुरू के 2 ग्रुप और लास्ट के 2 ग्रुप। तो बेटा देखो कैसे करेंगे हम, शुरू के 2 में से कॉमन क्या आ रहा है? p की पावर 2 थी, एक बाहर गया, एक बचा है, 4p था, p बाहर चला गया, क्या बचा? 4। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, हाँ जी 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 यहाँ पे था, बाहर आ गया यार, बस p बचा है। अब 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है, p + 4, p + 4, हाँ जी p + 4, p + 4, दोनों को ले लिया कॉमन। क्या ले लिया? कॉमन, क्योंकि सेम सेम है, बचा p + 2। अब समझ पा रहे हो ना, दोनों सेम ही होने चाहिए, कॉमन ले लिया, आ गया, हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, नोट करते रहना है, ठीक है, नोट करते रहना है, फिर इन क्वेश्चन को दोबारा भी करना है बाद में घर पे बैठ के आराम से, अभी भी घर पे बैठे हुए से तो। ठीक है, अब आ जाओ भाई, पहली टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज नोट करी। ठीक है भाई, एज इट इज नोट करी। अब यहाँ पे 1 16 को करेंगे मल्टीप्लाई, 16 के क्या आएंगे फैक्टर? 2 2 2 2। ठीक है, अब क्या बनाना है? बीच वाला 6 बनाना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गए तो 6, तो मैं लिखूंगा 8 में से 2 गए तो 6। नहीं आएगा समझ में? दोबारा सुन लो, क्या बोला? पहली टर्म लास्ट टर्म ऐसी नोट करी, फिर इनको मल्टीप्लाई करा, 1 16 को मल्टीप्लाई करा तो 16 आया, 16 के फैक्टर ले लिए, 2 2 2 2 2 आ गए। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। शुरू के 2 में से कॉमन और लास्ट के 2 में से कॉमन। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? शुरू के 2 में से कॉमन और लास्ट के 2 में से कॉमन, ग्रुपिंग, दोनों में p दिख रहा है, p कॉमन ले लिया, p + 8। दोनों में माइनस है, आजा भाई बाहर माइनस, आजा। दोनों में 2 है, दोनों में 2 मतलब 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 बाहर आ गया, बस p बचा। अब माइनस थे बट माइनस नहीं आएंगे भाई, बाहर कॉमन ले लिया, प्लस आएगा। 2 के टेबल में 16 8 बार में आता है, ब्रैकेट के अंदर वाले सेम है, समझ जाओ भाई, बढ़िया सही कर रहे हो सवाल। अब जो सेम सेम है, जो सेम सेम है कॉमन ले लिया, बचा p - 2, हो गया फैक्टराइज, खत्म सवाल। ठीक है, ये था बेटा मेथड, कौन सा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइज करने का मेथड फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अगला ये क्वेश्चन आ गया भाई, स्पेशल वाला क्वेश्चन भाई, ये है स्पेशल क्वेश्चन लास्ट। ठीक है,
ये आ गया रूट वाला फैक्टराइज, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है भाई, कैसे करेंगे सोचो सोचो सोचो, लगाओ दिमाग भाई। सुनो, पहली टर्म और लास्ट टर्म को तो ऐसे ही लिखना है, ये चीज तो समझ आ गई, ये तो हर बच्चे को समझ आ गई, पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐसे ही लिखना है। उसके बाद हमें करना होता है पहली और लास्ट को मल्टीप्लाई, तो 2 ये 3 और ये 2, 3 2 जा 6 कर दिया भैया मल्टीप्लाई। ठीक है, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, समझ आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये फैक्टर भी ले लेंगे इसके, 2 3 और 6, 3 1 जा 3 आया 2 3, कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन अब इन्हें प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, बीच वाला बनाओ, तो 2 और 3 को मैं कुछ भी कर दूं, ये नहीं बनेगा 2 और 6 भाई। 2 और 3 को जोड़ोगे 5 लिए तो रूट में आ रहा है, कैसे में आ रहा है, रूट में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सुनो सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, 3 2 जा 6 आया था। अब 6 के फैक्टर बनाने थे, अब 6 के फैक्टर पता है क्या होंगे, 6 बेटा अगर √6 और √6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 6, क्या आता है 6। अगर √6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6, √3 को करोगे तो 3, √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2। तो मैंने 6 के फैक्टर क्या बनाए, √6 क्यों बनाए, क्योंकि मैंने देख लिया कि मुझे बीच में चाहिए √6, क्या चाहिए √6, इसीलिए मैंने रूट वाले फैक्टर बनाए। ठीक है, पहले मैंने 2 और 3 बनाए थे बट उसका फायदा नहीं है, बट वो मैंने जानबूझ के बनाया ताकि आपको समझ में आए कि √6 वाले फैक्टर क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बीच में √6 है। ठीक है भैया, समझ में आ गया, पूरी बात समझ आ गई। आगे बताओ, आगे अब यहां चाहिए 2√6, क्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यार, ये √6 है, ये √6 है, दोनों को जोड़ेंगे √6 2√6, और मुझे भी क्या चाहिए 2√6, बट माइनस में चाहिए, तो कोई नहीं माइनस में ले लो, -√6x आया समझ में, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है भाई, यहाँ पे क्लियर है। आगे अब बेटा इनमें से कॉमन लेने की बारी आ गई भैया, कॉमन कैसे लेंगे देखो। अब सुनो, ये क्या है 3 को क्या लिखेंगे √3 और 6 क्या होता है 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये 6 क्या होता है 3 2 जा 6, 2 क्या होता है √2 ये है रूट वाले क्वेश्चन का। कह रहे भैया हमारा तो पसीना निकल गया, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, भैया क्या कर रहे हो। भाई ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, कुछ बच्चों को तो क्लियर समझ आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ भैया आगे बढ़ाओ समझ आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो यार। देखिए 3 को लिखा √3, 6 होता है 3 2 जा 6 होता है 3 2 जा, 2 को लिखा √2। अब कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, कल चेंज करते हैं भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, आजा कॉमन। ठीक है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, आजा कॉमन। यहाँ पे 2 बार था √3, एक बाहर गया, एक तो अंदर बचा है। x की पावर 2 थी, एक बाहर गया, एक अंदर बचा है। माइनस √3 था, बाहर गया, लेकिन √2 तो बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे √2, यहाँ पे भी √2, चलो भाई √2 आ जा, और माइनस को भी कॉमन ले लिया मैंने। माइनस को क्यों लिया भैया, ताकि माइनस वाला बन जाए अब प्लस, अब प्लस वाला बन जाए माइनस। और ऐसा क्यों करा भैया, क्योंकि बेटा अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता पता है, ये माइनस होता, ये प्लस होता, फिर ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है वो सेम नहीं होती। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने देखा कि ये रूट वाला जो है ना 2 जो है माइनस में, और यहाँ पे तो प्लस है, तो माइनस लाने के लिए माइनस को कॉमन ले लिया ताकि साइन चेंज हो जाए। ठीक है, साइन चेंज हो जाए। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर के दोनों सेम है तो ठीक है, बस सेम ही होने चाहिए। √3x माइनस √2 दोनों सेम लिख लिए, और जो बाहर बचे √3x माइनस √2, ये आ गया आंसर, ये हो गया फैक्टराइज। समझ में आया। ठीक है, अगर कम समझ आया हो, ठीक है, वीडियो को बेटा वापस लेके जाओ, रिकैप करो, पूरे दोबारा से देखो, सवाल पक्का समझ में आएगा, 100% समझ आएगा। नहीं आया तो दोबारा देख लेना, कुछ बच्चों को एक बार में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बेटा सॉल्व करना है और आंसर बताना है कमेंट में। क्वेश्चन डन करा या नहीं करा आप लोगों ने। ठीक है, ये था अपना टॉपिक, ये ठीक है, फैक्टराइजेशन सबको समझ में आया होगा। बढ़िया से दोबारा से रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चंस को दोबारा से करना है, जब जाके 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी चीजें नोट करिए, लेक्चर दिया, दोबारा से क्वेश्चन करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। अगले टॉपिक बेटा क्या वीडियो बनानी है आप सजेस्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।